आप सब लोग कैसे होगे। उम्मीद है सब लोग अच्छे से तैयारी अपनी अपनी कर रहे होंगे। और मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र रामू कुमार गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर ज्योग्राफी की अगली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अक्षांश और देशांतर के बारे में बेसिक बताया जाएगा, जिससे भारत की भौगोलिक स्थिति का वास्तविक पता चलेगा। भारत किस कटिबंध में स्थित है ये पता चलेगा। भारत में मानसून का प्रभाव देशांतर और अक्षांशों के हिसाब से कैसा पड़ता है ये पता चलेगा। और जो समय का निर्धारण होता है ये भी हम अक्षांश और देशांतरों की सहायता से अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अक्षांश को मेरे प्यारे भाइयों लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अक्षांश। अब देखते हैं अक्षांश क्या होता है। ये जो अक्षांश होता है किसे अक्षांश कहते हैं। अक्षांश एक काल्पनिक रेखा, मतलब जो कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको ही अक्षांश कहा जाता है। इसको लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड कहते हैं यानी अक्षांश पृथ्वी पर लेटे हुए होते हैं। लैटिट्यूड मतलब लेटे हुए। आइए भाई सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में बताते हैं। मान लीजिए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को गोल माना जाता है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी लगभग गोल है। तो जो पृथ्वी का मध्य बिंदु होगा उसे हम पृथ्वी का केंद्र कहते हैं। अब कल्पना करिए एक ऐसी रेखा जो इस गोले के चारों ओर लिपटी हुई है। कल्पना करिए एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो इस गोले के चारों ओर लिपटी हुई है, और अगर क्रॉस किया जाए मतलब उसको आर पार किया जाए तो केंद्र से भी होकर गुजरती है। जो निचला ध्रुव है, निचला पॉइंट है, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और जो टॉप पॉइंट है इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब देखिए जैसे ये गेंद है तो गेंद को हम क्या मान लें, पृथ्वी। तो ये ऊपरी पॉइंट जो इसका है ये उत्तरी ध्रुव है, और जो निचला पॉइंट है ये दक्षिणी ध्रुव है। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो इस प्रकार से जो इस गेंद के ठीक बीच में, मतलब पृथ्वी के ठीक बीच में खींची जाए, इसके चारों ओर इसको लपेट दिया जाए, तो इस प्रकार से ये काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के मध्य भाग में पृथ्वी को चारों ओर से बांधे हुए है, और अगर इसको प्रवेश कराया जाए, कल्पना करिए अगर ये रस्सी हो, इसको खींच लें तो ये रस्सी इसके केंद्र से होकर पास होगी। तो इस काल्पनिक रेखा को भाइयों क्या कहते हैं, इस काल्पनिक रेखा को ही पृथ्वी की भूमध्य रेखा कहते हैं। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई है, इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, इस काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं, भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं, या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसका क्या नाम है, विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं। तो इस प्रकार से विषुवत रेखा को 0 डिग्री का अक्षांश माना जाता है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री का अक्षांश माना जाता है। ये विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 अर्धगोलों में बांट देती है। यह विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 अर्धगोलों में बांट देती है। ऊपर का जो ये अर्धगोला निकल रहा है इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इसलिए ऊपरी पॉइंट को उत्तरी ध्रुव माना जाता है, जो सबसे टॉप का पॉइंट है। तो ये ऊपर वाला जो गोलार्ध है ये क्या है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है। और जो दक्षिण का अर्धगोला निकलता है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो निचले का अर्धगोला निकलता है मतलब नीचे का आधा गोला, इसको दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध माने गोले का आधा भाग, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो अब समझिए अगर कोई वस्तु, तो इस प्रकार से ये भूमध्य रेखा के बारे में आप जान गए होंगे। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री का अक्षांश मानते हैं, और 0 डिग्री के नीचे का जो अर्धगोला है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई क्या है, वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है। तो अक्षांश क्या होता है, अक्षांश की परिभाषा होती है किसी भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, किसी भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा के साथ जितना कोण बनाती है उसे अक्षांश कोण कहते हैं, और इसे बेसिक रूप में लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
तो इस काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश कहेंगे। अब मान लीजिए ये लैम्डा वाला कोण यहाँ पर है 30 डिग्री। कितना है बच्चों? 30 डिग्री। तो अगर इस पॉइंट से भूमध्य रेखा, इस पॉइंट से भूमध्य रेखा के समांतर अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, कोई रेखा खींचते हैं, तो इसको 30 डिग्री का अक्षांश माना जाएगा, 30 डिग्री का। और किस गोलार्ध में है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। तो ये 30 डिग्री का उत्तरी अक्षांश हो गया। अब मान लीजिए एक कोई ये दूसरी वस्तु है, ये कोई सेकंड ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम पृथ्वी के केंद्र से मिला दें, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वह भूमध्य रेखा के साथ जितना कोण बनाती है उसे ही अक्षांश कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से देखिए, अगर भूमध्य रेखा के समांतर कोई लाइन खींचते हैं, मान लीजिए ये लाइन यहाँ पर आई है 45 डिग्री पर, माफ़ कीजिएगा, ये अगर कोण मान लीजिए 45 डिग्री है तुम्हारा, तो यहाँ से जो रेखा खींचोगे तो ये जो अक्षांश होगा कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से ये अक्षांश पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से होते हैं। तो प्रत्येक अक्षांश जो होता है पृथ्वी को 2 भागों में तो बांटता है, लेकिन भूमध्य रेखा एक ऐसा अक्षांश होता है जो पृथ्वी को ठीक 2 बराबर भागों में बांटता है। बाकी के जो अक्षांश होते हैं वो पृथ्वी को 2 भागों में तो बांटते हैं, लेकिन 2 बराबर भागों में नहीं बांटते। 2 बराबर भागों में सिर्फ भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, अब इसको अगर हम पृथ्वी के केंद्र से मिलाते हैं, मान लीजिए इसका अक्षांश कोण है 20 डिग्री। अब अगर इस बिंदु से भूमध्य रेखा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो ये 20 डिग्री का अक्षांश होगा, लेकिन इसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इस प्रकार से 1 अक्षांश 0 डिग्री का भूमध्य रेखा होती है। इसके बाद हर एक डिग्री पर हम अक्षांश खींचते चले जाएंगे। तो यहाँ से जब यहाँ आएंगे, अगर कोई वस्तु यहाँ स्थित हो, इसको पृथ्वी के केंद्र से मिलाओगे तो ये कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो ये जो बिंदुवत अक्षांश होता है इसको 90 डिग्री का अक्षांश कहते हैं। तो एक बिंदु जैसा अक्षांश उत्तरी ध्रुव के पास होता है, एक बिंदु जैसा अक्षांश दक्षिणी ध्रुव के पास होता है। तो कुल मिलाकर हर एक डिग्री पर अगर एक अक्षांश हुआ तो 0 के बाद 1 2 3 करके 90 तक गिनोगे तो 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में होते हैं और 90 ही अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, और एक 0 डिग्री का अक्षांश हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों कुल 181, 90 90 80 और एक 0 डिग्री का अक्षांश, यानी 90 + 90 + 1 बराबर 181 अक्षांश होते हैं। यानी अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है। लेकिन अगर उत्तरी ध्रुव के बिंदुवत अक्षांश को और दक्षिणी ध्रुव के बिंदुवत अक्षांश को गणना में न लिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो अक्षांशों की संख्या 2 कम हो जाएगी, 179 ही होगी। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि ये अक्षांश आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखिए जो देशांतर होते हैं, देशांतर क्या होते हैं? देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? इनको ही देशांतर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये निचला पॉइंट दक्षिणी ध्रुव है, इसको इससे जो रेखा मिलाएगी, इसको इससे जो रेखा मिलाएगी, इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम देशांतर मानेंगे। जैसे इस प्रकार से देशांतर इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से ये देशांतर होते हैं जो उत्तरी ध्रुव को किससे मिलाते हैं? दक्षिणी ध्रुव से। तो देशांतर, पृथ्वी गोल है, पूरे गोले का मान 360 डिग्री होता है, हर एक डिग्री पर एक अक्षांश खींचा गया है। तो इस प्रकार, माफ कीजिएगा, हर एक डिग्री पर एक देशांतर खींचा गया है। तो इस प्रकार से 360 देशांतर प्राप्त होते हैं। तो सभी देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। सभी देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये जो देशांतर हैं ये लंबाई में बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं? इस प्रकार से होते हैं, ऊपर नीचे लंबाई में बराबर होते हैं। तो किसको 0 डिग्री का अक्षांश माना जाए, ये इस बात की समस्या थी। तो इसके लिए सभी भूगोल के विद्वानों ने क्या किया? लंदन के पास एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरने वाले
देशांतर को 0 डिग्री का देशांतर मान लिया। लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाले देशांतर को क्या माना गया? 0 डिग्री का देशांतर माना गया। और उसी से उसके पूर्व में जितने देशांतर हैं उनको पूर्वी देशांतर कहा गया, और उनके पश्चिम में, ये जो पश्चिम के देशांतर हैं इनको पश्चिमी देशांतर, और 0 डिग्री यानी लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाले देशांतर को 0 डिग्री का देशांतर माना गया। इसके पश्चिम के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर, इनके पूर्व के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहा गया। तो इस प्रकार से देशांतरों की संख्या 360 होती है। देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, देशांतरों के बीच की दूरी देख लीजिए, यहाँ ज़्यादा है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। भूमध्य रेखा पर लगभग 111.10 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.10 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे दो देशांतर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है और फिर आकर के एक बिंदु पर मिल जाते हैं। तो ये देशांतर जो होते हैं, देशांतर के माध्यम से हम समय की काउंटिंग करते हैं। अब सारा समय, विश्व का संपूर्ण समय लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाले 0 डिग्री देशांतर से काउंट किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर के 0 डिग्री देशांतर के पूर्व का जो समय है वो आगे रहता है और पश्चिम का समय पीछे रहता है। अब देखिए, पृथ्वी जो है एक राउंड, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, इसलिए 1 डिग्री घूमेगी 24/360 घंटे में। अगर इसको मिनट में हम तोड़ दें तो 24 को 60 से गुणा करेंगे बटे 360। अब किस में? मिनट में 0 कटेगा, 6 छाक 36, 6 चौक 24। तो इस प्रकार से पृथ्वी 1 डिग्री कोणीय दूरी 4 मिनट में तय करती है। पृथ्वी 1 डिग्री कोणीय दूरी 4 मिनट में तय कर लेती है। अब देखते हैं, देखिए ये पृथ्वी का केंद्र है। केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक क्षैतिज रेखा को, या पृथ्वी के केंद्र से होकर या पृथ्वी के चारों ओर जो केंद्र से पास हो जाए, ऐसी काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री का अक्षांश मानते हैं। तो ये क्या 0 डिग्री का जो अक्षांश है इसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे, यानी इक्वेटर लाइन कहेंगे। भूमध्य रेखा के ऊपर के अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश, क्योंकि टॉप पॉइंट जो है ये उत्तरी ध्रुव है, और जो इसका बॉटम पॉइंट है इसको क्या कहेंगे? ये दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है? ये दक्षिणी ध्रुव है। अब आइए समझते हैं, जो 23.5 डिग्री का अक्षांश होता है मेरे प्यारे साथियों, जो 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश होता है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश होता है, दरअसल पृथ्वी दोनों गोलार्धों में समान व्यवहार करती है। तो जो 23.5 डिग्री का साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश होता है, इसको मकर रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। सूर्य जो है, सूर्य वर्ष भर, यानी सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही गिरती हैं, यानी लंबवत। सूर्य लंबवत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चमकता है। अतः इस क्षेत्र में वर्ष भर तापमान अधिकतम रहता है। किस क्षेत्र में? यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पृथ्वी पर सूर्य का तापमान, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती रहती हैं, इसलिए इस क्षेत्र का तापमान अधिकतम बना रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो पृथ्वी का क्षेत्र है, इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब है अधिकतम तापमान का क्षेत्र, इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो यहाँ वर्ष भर तापमान अधिकतम रहता है, अतः वाष्पीकरण की दर अधिकतम होती है, जिससे बरसात की भी दर, वर्षा भी बहुत अधिकतम होती है। अर्थात इस क्षेत्र में अतः इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार, जिनमें वर्ष भर पतझड़ नहीं होता है, यानी वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। तो इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद इन सदाबहार वनों में देखिए, सदाबहार वनों का जो जैविक भार होता है वो अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ष भर नमी प्राप्त करते रहते हैं, जिससे इनका जैविक भार अधिकतम रहता है। सदाबहार वनों में जैसे महोगनी है, देवदास है, ये सब वृक्ष आते हैं और इनमें
इनमें जैविक विविधता भी बहुत अच्छी पाई जाती है। घने जंगल होते हैं, जीवों को अपने रहने के लिए प्राकृतिक आवास इन वनों में बेहतर रहता है। तो इस क्षेत्र में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में सदैव सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अगर आगे बढ़ें तो 66.5 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है, इसको आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार से जो 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश है, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, इसको उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध, या इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है थोड़ा कम तापमान का क्षेत्र, मतलब इस उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र से इस क्षेत्र का तापमान कम रहता है। तो यहाँ भी 23.5 से 66.5 के बीच का जो क्षेत्र है, इसको भी क्या कहा जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि पृथ्वी दोनों गोलार्धों में समान व्यवहार करती है। तो ये क्या है? यह है शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश से और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक या उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है, इसको शीत कटिबंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। यहाँ वर्ष भर यह क्षेत्र यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है। और यहाँ भी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है, इसको भी क्या कहा जाएगा? शीत कटिबंध। यह क्षेत्र भी वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है। तो इस प्रकार से ये कटिबंध आपके समझ में आ गए होंगे। आइए थोड़ा भारत की स्थिति देखते हैं। भारत कहाँ स्थित है? भारत के लिए हमने बताया था कि भारत जो है वो इस प्रकार से स्थित है। समझिए थोड़ा मैप के माध्यम से। ये भारत की भौगोलिक पोजीशन है। दरअसल भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, दरअसल 0 डिग्री के उत्तर में जितने अक्षांश पड़ेंगे उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, और इसके नीचे जो अक्षांश पड़ेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। तो भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और जो देशांतरी स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। तो इस प्रकार से अगर भारत किस कटिबंध में है, तो ये वाला हमने अभी आपको कटिबंध बताया है कि ये क्या है? ये उष्ण कटिबंध है। तो आधा भारत जो है आपका उष्ण कटिबंध में है, यानी कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारत है ये उष्ण कटिबंध में है, और कर्क रेखा के जो उत्तर का भारत है ये किस कटिबंध में है? ये शीतोष्ण कटिबंध में है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत जो है वो उष्ण तथा शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। और ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। वह कौन कौन से प्रदेश हैं? जैसे एक ट्रिक क्या है? मित्रपर, गमछा, झार। यहाँ पर मी का मतलब क्या है? मी का मतलब है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। त्रा का मतलब है त्रिपुरा। पा का मतलब है पश्चिम बंगाल। रा का मतलब है राजस्थान। गा का मतलब है गुजरात। मा का मतलब मध्य प्रदेश, और छा का मतलब छत्तीसगढ़, और झार का मतलब झारखंड। तो इन 8 प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है भारत में। भारत के 8 प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं प्रदेश? मिजोरम है, त्रिपुरा है, राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये ट्रिक याद रखना, मित्र पर गमछा झार, इससे आपको ये याद हो जाएगी कि कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। और इस वीडियो में इतना ही, आगे का आपको अगली क्लास में हम प्रोवाइड कराएंगे।
इसके बाद हम भारत की प्रादेशिक सीमाओं से संबंधित वीडियो लेकर के